हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो भारत में बेरोजगारी की माप और बेरोजगारी दर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, विश्व बैंक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम एनएसएसओ। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत में बेरोजगारी की माप, भारत में बेरोजगारी के कारक है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। वर्ष 2021-22 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 4.1% हो गई, लेकिन यह अमेरिका से अधिक 3.5% और 3.7% के बीच उतार चढ़ाव है। साथ ही यह दोनों देशों के बीच विपरीत आर्थिक परिदृश्य को उजागर करती है। इस प्रकार बेरोजगारी को मापने के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो चलिए अब हम लोग बेरोजगारी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आईएलओ की परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के अनुसार बेरोजगारी में रोजगार से बाहर होना, काम के लिए उपलब्ध होना और सक्रिय रूप से रोजगार की खोज करना शामिल है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सक्रिय रूप से काम की खोज नहीं करने वालों को बेरोजगारी नहीं माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं श्रम बल। तो देखिए, इसमें नौकरी पेशा और बेरोजगार शामिल है। जो लोग इन श्रेणियों में नहीं है, उदाहरण के लिए छात्र, अवैतनिक, घरेलू कामगार, उन्हें श्रम बल से बाहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बेरोजगारी दर की गणना बेरोजगारों और श्रम शक्ति के अनुपात के रूप में की जाती है। यदि कोई अर्थव्यवस्था पर्याप्त नौकरियां नहीं उत्पन्न कर रही है अथवा यदि लोग काम की तलाश न करने का निर्णय लेते हैं तो बेरोजगारी दर गिर सकती है। तो चलिए अब हम लोग बेरोजगारी के प्रकार के प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार में शामिल किया जाता है। तो देखिए, यह मुख्य रूप से भारत के कृषि तथा असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। तो चलिए अब हम लोग मौसमी बेरोजगारी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह वह बेरोजगारी है जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान होती है। भारत में खेतीहार मजदूरों के पास वर्ष भर शायद ही कभी काम होता है। संचारात्मक बेरोजगारी क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों तथा श्रमिकों के कौशल के माध्य असमानता में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी की एक श्रेणी है। तो भारत में कई लोगों को अपेक्षित कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिल पाती है तथा शिक्षा का स्तर निम्न होने के कारण उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं चक्री बेरोजगारी के बारे में। तो देखिए, यह व्यापार चक्र का परिणाम है जहां मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है तथा आर्थिक विकास के साथ इसमें गिरावट आती है। भारत में चक्री बेरोजगारी के आंकड़े नगण्य है। यह एक ऐसी स्थिति है जो अधिकतर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं तकनीकी बेरोजगारी के बारे में। तो देखिए, यह प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरियों में हुई कमी को दर्शाती है। वर्ष 2016 में विश्व बैंक के आंकड़ों में पुनर्नुमान लगाया था कि भारत में स्वचालन से खतरे में पड़ी नौकरियों का अनुपात साल 69% है। तो चलिए अब हम लोग प्रतिरोधात्मक रोजगार के बारे में समझते हैं। तो देखिए, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नौकरियों
के बीच के समय अंतराल को संदर्भित करती है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है। तो चलिए अब हम लोग असुरक्षित रोजगार के बारे में समझते हैं। तो देखिए, इसका अर्थ है लोग बिना किसी उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और इस प्रकार उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिल रही है। इन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है क्योंकि उनके काम का रिकॉर्ड कभी नहीं रखा जाता है। यह भारत में बेरोजगारी के मुख्य प्रकारों में से एक है। तो चलिए अब हम लोग भारत में बेरोजगारी का निर्धारण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग NSSO वर्गीकरण विधियां के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सामान्य गतिविधि और सहायक स्थिति UPSS, इस गतिविधि का दर्जा उस गतिविधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिस पर किसी ने पिछले वर्ष सबसे अधिक समय बिताया था। कम से कम 30 दिनों तक चलने वाली सहायक भूमिकाओं को भी रोजगार माना जाता है। यह विधि रोजगारी दर को कम करती है। तो चलिए अब हम लोग वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक सप्ताह की छोटी संदर्भ अवधि अपनाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने पिछले 7 दिनों में कम से कम एक दिन 1 घंटा काम किया है उन्हें नियोजित माना जाता है। छोटी संदर्भ अवधि के कारण CWS के परिणाम स्वरूप प्रायः UPSS की तुलना में बेरोजगारी दर अधिक होती है। चलिए इसके बारे में टिप्पणी क्या है, आइए समझते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम NSSO को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बनाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ विलय कर दिया गया था। तो चलिए अब हम लोग भारत में बेरोजगारी को मापने में जटिलताएं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग सामाजिक मानदंड के कारण उत्पन्न बाधाएं के बारे में समझते हैं। तो देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में काम तलाशने के निर्णयों पर सामाजिक मानदंड का काफी प्रभाव पड़ता है जिससे श्रम बल भागीदारी दर में भिन्नता आती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2009-2010 के NSSO सर्वेक्षण से पता चलता है कि घरेलू काम में लगी 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की 33.3% ग्रामीण महिलाओं तथा 27.2% शहरी महिलाओं ने बताया कि वे काम करने को तब तैयार होगी यदि काम उनके घर के आसपास उपलब्ध हो, लेकिन उन्हें बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में नहीं है। तो चलिए अब हम लोग अनौपचारिक क्षेत्र की जटिलता के बारे में जानते हैं। तो देखिए, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारत में रोजगार की अनौपचारिक प्रकृति बेरोजगारी माप को और जटिल बनाती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत काफी लोग साल भर विभिन्न प्रकार के कामों में लिप्त होते हैं, अर्थात वे एक ही काम पूरे साल भर नहीं करते। लोग अक्सर पूरे वर्ष विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं जिससे उन्हें नियोजित अथवा बेरोजगार के रूप में वर्गीकृत करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस सप्ताह बेरोजगार हो, लेकिन हो सकता है कि उसने पिछले महीने एक आकस्मिक मजदूर के रूप में और वर्ष के अधिकांश समय एक किसान के रूप में काम किया हो। तो चलिए अब हम लोग ग्रामीण बनाम शहरी असमानताएं के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, UPSS में रोजगार की कम दर बताती है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर आमतौर पर कम क्यों है। कृषि अर्थव्यवस्थाओं में पारिवारिक हेतु अथवा आकस्मिक कृषि कार्यों तक पहुंच में कुछ काम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सामाजिक कारण के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत में जाति व्यवस्था प्रचलित है। कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट जातियों के लिए कार्य करना वर्जित है। बड़े व्यवसाय वाले बड़े संयुक्त परिवारों में ऐसे कई व्यक्ति मिल जाएंगे जो कोई कार्य नहीं करते और परिवार की संयुक्त आय पर निर्भर रहते हैं।
तो चलिए अब हम लोग जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के बारे में समझ लेते हैं। भारत में जनसंख्या में लगातार वृद्धि एक बड़ी समस्या रही है। तो देखिए अब हम लोग कृषि का प्रभुत्व के बारे में जानते हैं। भारत में अभी भी लगभग आधा कार्यबल कृषि पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि अविकसित है, साथ ही यह मौसमी बेरोजगारी में भी योगदान करती है। तो चलिए अब हम लोग कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन के बारे में जानते हैं। औद्योगिकी विकास की कुटीर एवं लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कुटीर उद्योगों का उत्पादन गिरने लगा और कई कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। तो चलिए अब हम लोग श्रम की गतिहीनता के बारे में समझते हैं। भारत में श्रमिकों की गतिशीलता कम है। परिवार से लगाव के कारण व्यक्ति रोजगार के लिए दूर दराज के इलाकों में नहीं जाते। भाषा, धर्म और जलवायु जैसे कारक भी कम गतिशीलता के लिए जिम्मेदार हैं। तो चलिए अब हम लोग शिक्षा प्रणाली में दोष के बारे में जानते हैं। तो देखिए पूंजीवादी विश्व में रोजगार अत्यधिक विशिष्ट हो गया है, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली रोजगार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान नहीं करती है। इस प्रकार कई व्यक्तियों जो कार्य करने के इच्छुक हैं, कौशल की कमी के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की राह क्या है इसके बारे में जानते हैं। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी माप में अनौपचारिक रोजगार बाजार, श्रम बल भागीदारी में भिन्नता और अलग अलग मानदंडों से उत्पन्न जटिल चुनौतियां शामिल है। बेरोजगारी को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और सूचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए इन जटिलताओं को समझना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।